हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह। मां शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का क्लास लूँगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा अपने सभी दोस्तों को कि इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के सभी विषय का वीडियो लोड किया जाएगा। अगर आप मैट्रिक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक विषय का अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, काफ़ी अनुभवी टीचरों के द्वारा इस चैनल पर क्लास लिया जाता है, जो आप तक पहुंचाने का काम हमारी टीम करती है। तो यदि जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट करने से हमारी उत्साह बढ़ती है, हमारे पूरे टीम का उत्साह बढ़ता है। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं सामाजिक विज्ञान का इतिहास जो है, जिसको हिस्ट्री कहते हैं, उसका पहला इकाई जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यूरोप जो एक महादेश है, दूसरा सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा है यूरोप, यानी कि दूसरा सबसे छोटा महादेश यूरोप है। लेकिन ये दुनिया में, विश्व में बहुत बड़ा स्थान रखता है। यहाँ पे जो घटित घटनाएं हैं वो आज भी उससे लोग उस घटना से प्रेरित होकर के वर्तमान की समस्या को दूर करते हैं। कैसे? जैसे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है? पुनः जगना, यानी फिर से जगना। ये कहाँ हुआ? ये इटली के देशों में। रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पुनर्जागरण हुआ और वहीं से यूरोप काफ़ी डेवलप किया, साथ साथ उसके साथ साथ पूरी दुनिया में विकास हुआ, यानी आधुनिक युग की ओर लोग पहुँचे। तो हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो उसी यूरोप की घटना जो हुआ, जैसे कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो राजक्रांति हुआ और उसका प्रभाव पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा, उसका असर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ये राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्र के प्रति चेतना का जागृत होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र यानी कि देश के प्रति अंदर से भावनात्मक प्रेम, जो देश हित में, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश जो जिस समस्या से जूझ रहा हो उस समस्या का निदान करने के लिए जब लोग आगे आते हैं, वही तो है राष्ट्रवाद। यानी एक लाइन में हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति चेतना का जागृत होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आगे है, तो ये यूरोप, ये वियना सम्मेलन से क्या समझते हैं? तो इसके लिए हम थोड़ा सा और हम
पीछे चलेंगे कि आखिर ये वियना सम्मेलन क्यों हुआ। तो फ्रांस में जब नेपोलियन का शासन था तो नेपोलियन के आक्रमणों से पूरा यूरोप प्रभावित हो चुका था। उधर ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी का एक प्रांत प्रसा, ये सभी राज्यों का एक संगठन बना। कब? जब नेपोलियन का जब पतन हुआ, उसके आक्रमणों ने जब उसने इतिहास ही बदल दिया यूरोप का, तब उसके जब पतन हो गए तो जो ये विजयी जो ग्रुप वाले जो थे नेपोलियन के पतन के बाद, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जिसका नेतृत्व कर रहा था मेटरनिख, उसके नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस, प्रसा, इन सभी देशों ने मिलकर के एक सम्मेलन किया, क्योंकि ये जो नेपोलियन के द्वारा यूरोप में जो व्यवस्था लाया गया उसके आक्रमणों के द्वारा, उस व्यवस्था से ये लोग खुश नहीं थे, क्योंकि इनकी दबदबा नहीं चल पा रही थी। अपनी दबदबा लाने के लिए ये सम्मेलन किए और पुनः फिर से वही पुरातन व्यवस्था को लाने का काम किया गया इस सम्मेलन में। इसी को ये जो 1815 ईस्वी में, कब हुआ? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। इसी घटना को वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे एक बार फिर से। ये नेपोलियन के आक्रमणों के बाद वहाँ के राजनैतिक जो स्थिति थी वो बदल चुकी थी, और जो ये मेटरनिख जो वहाँ का नेतृत्व कर रहा था, कहाँ का? ये ऑस्ट्रिया का, तो उसके नेतृत्व में एक सम्मेलन बुलाया। अपने नेतृत्व में मेटरनिख ने अपने नेतृत्व में एक सम्मेलन बुलाया, जो ये नेपोलियन के पतन के बाद की घटना है। नेपोलियन के पतन के बाद जब पुरातन व्यवस्था लाने की बात हुई, तो उन लोगों ने मिलकर के एक सम्मेलन किया। कौन कौन? प्रसा, इंग्लैंड, रूस और ये ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में ये सम्मेलन हुआ, जो पुरातन व्यवस्था को लाने का काम किया गया, और इसी सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब आगे की घटना हुआ जुलाई 1830 की क्रांति पे हम लोग गौर करेंगे। ये क्रांति क्यों हुआ? तो फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत जो है लुई 18वां को फ्रांस का शासक बनाया गया। किसको? लुई 18वां को शासक बनाया गया। और 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया, जो 1848 ईस्वी तक चलते रहा। इसी बीच में चार्ल्स 10वीं के शासनकाल में कुछ परिवर्तन हुए, और उसी परिवर्तन के परिणाम का नतीजा है ये जुलाई 1830 की क्रांति। वो क्या है कि चार्ल्स 10वीं जो था एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का काम किया।
उसने अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को नियुक्त किया, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने अपने पूर्व में लुई 18वें के द्वारा जो नागरिक संहिता के स्थान ये क्या कहते हैं, नागरिक संहिता जो लागू किया था घोषणा पत्र में, उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की उसने स्थापना कर दिया, जो उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। और इसके इस कदम से उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन ने एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10वीं ने इस विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का काम किया और इसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जो जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स 10वीं फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस तरह से फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। अब हम बात करेंगे सन 1848 के क्रांति के बारे में। तो 1848 ईस्वी की क्रांति जो हुआ, ये इसके परिणाम जो हुए, जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ, इसके बाद जब चार्ल्स 10वीं फ्रांस की राजगद्दी छोड़ करके जब इंग्लैंड पलायन कर गया, तब यहाँ फ्रांस में तो चार्ल्स 10वीं के बाद जब वो पलायन कर गया, तब उसके बाद बुर्बो वंश का अंत हो गया और अर्लियंस वंश का शासन हुआ, जिसका शासक था लुई फिलिप। लुई फिलिप जो था एक ये उदारवादी शासक था, परंतु एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में उसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कौन? गीजो। लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया। देखिए, इस बीच बीच में जो नाम जो बोले जाएंगे, उसको नाम को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यही सब नॉमरिकल क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। तो हम बात कर रहे थे गीजो की। कैसा व्यक्ति था? कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था वह पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद किया, यानी शासन की बागडोर जो है मुट्ठी भर लोगों के साथ, लोगों के बीच सिमट करके रह गया। उसने कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं किया जिसमें देश में, और ना ही कोई विदेशी जो नीति थी वो भी ठीक नहीं रहा इसका, दूसरे देशों के साथ तालमेल भी अच्छा नहीं रहा, और देश के अंदर कोई सुधारात्मक कार्य ही नहीं किया, जिससे देश में काफ़ी भूखमरी की स्थिति हो गई, काफ़ी बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके वजह से जो गीजो जो प्रधानमंत्री था उसकी आलोचना होने लगी। तब सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया, जो जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया, और उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए
21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों के नेता लुई बला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इस घटना को सन 1848 ईस्वी के क्रांति के नाम से जाना जाता है और इस घटना से सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा। जहाँ जहाँ औपनिवेशिक देश थे, जहाँ गुलाम थे, हर एक देश में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और अपने देश हित में, अपने अधिकार के लिए लोग लड़ने लगे। क्रांति होने लगी पूरे दुनिया में। अब हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इटली के एकीकरण। अगला वीडियो जब पार्ट 2 इसका जब आएगा तब हम आपको बताएंगे जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो ध्यान याद रखिएगा, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों साथ साथ हुआ है। इसका शुरुआत नेपोलियन ने ही किया था, इसके सूत्रधार नेपोलियन ही था, पर उसके पतन के बाद इसके एकीकरण में पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि उसके राजनीतिक जो देश का ये होता है कि मानचित्र पर इटली और जर्मनी को लाने का काम नेपोलियन ने ही किया था। और उसके बाद यहाँ पे इटली के एकीकरण में 3 चरणों में इसको बांटा गया है। पहले चरण में मेजनी और दूसरे चरण में सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल और उसका प्रधानमंत्री काउंट काबूर, और तीसरे चरण में गैरिबाल्डी। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इटली का एकीकरण की शुरुआत मेजनी ने किया। मेजनी कौन था? एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी हार नहीं मानी। 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। कब? 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। इसके नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। हम ये इटली के एकीकरण का पहला चरण हम बता रहे हैं। पहले चरण में इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप प्राप्त करना एवं संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। सन 1834 ईस्वी में मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। सन 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर जब आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा था। इसके बाद इटली के राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ और मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर इसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। यहाँ विचारों का, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उसने इटली और जर्मनी जैसे देशों को इतने टुकड़ों में करा दिया था, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में करा दिया था,
ताकि वहाँ के राष्ट्रवाद की भावना कभी विकसित ही ना हो और ये हमारा विरोध ना करे और अपनी दाल हम वहाँ गला सकें। तो एक टुकड़ा था कौन, सर्डिनिया पिंडमाउंड, जहाँ का शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने अपने नेतृत्व में सभी प्रांत का विलय चाहता था। उधर जो मध्य इटली जो है, उधर मध्य इटली जो रोम, उसको मेटरनिक ने किसको, पोप के हवाले किया था। पोप जो ईसाई धर्म के धर्मावलंबी होते हैं उनको पोप कहा जाता है। तो वो पोप के हाथों में था कौन, रोम। और वो अपने सभी लोग अपने अपने तरीके से इटली का एकीकरण चाहते थे कि ताकि हमारा दबदबा इटली पर कायम रहे। पर इन विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग जो हुआ ना, वो अवरुद्ध होकर के रह गया। उसके बाद ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। अतः इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वो पलायन कर गया। अब इसका दूसरा चरण, इटली के दूसरे चरण में, पहला चरण में मेजनी, दूसरा चरण में विक्टर इमैनुअल और उसका प्रधानमंत्री काउंट काबूर। मुख्य रूप से काउंट काबूर की भूमिका ज़्यादा रही है। तो 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया गया, परंतु असफल रहा। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ते गए। आखिरकार इटली में जो सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था विक्टर इमैनुअल, उसने वो तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को नियुक्त किया, जो एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी व्यक्ति था। वह इटली का एकीकरण चाहता था और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा वो ऑस्ट्रिया को मानता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही ऐसा था जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का कभी एकीकरण हो और मेरा प्रभाव उस पर हमेशा बना रहे। अठारह 1853-54 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर लिया। अब यहाँ देखिए कि क्योंकि उस वक्त फ्रांस शक्तिशाली देश था, ऑस्ट्रिया भी था, पर ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो। तो वो सफल कूटनीतिज्ञ का उसने परिचय दिया, किसने, काउंट काबूर ने। उसने किया क्या कि फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया, क्योंकि जब एक कमज़ोर व्यक्ति होता है तो किसी का सहारा ही लेता है। अपने से ताकतवर व्यक्ति को पराजित जब करना है तो किसी और का सहारा लेता है, और जब मिल करके जब युद्ध करता है तो स्वाभाविक है कि अगला पराजित होगा ही। तो वही काउंट काबूर ने किया कि 1853-54 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस किसी तरह का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ जो है इस युद्ध में, जब फ्रांस जीता तो इसका प्रत्यक्ष डायरेक्ट लाभ इसको काउंट काबूर को मिला, और उसको लगा कि नहीं ये अच्छा, बिना बुलाए वो मदद भी नहीं मांगा था फ्रांस, किससे, काउंट काबूर से, लेकिन ये ज़बरदस्ती मदद दिया कि हम दोस्त हैं, क्योंकि इसको अपना मतलब भी यहाँ साधना था। तो इसका सीधा लाभ मिला किसको, काउंट काबूर को। क्रीमिया युद्ध में जब फ्रांस जीता, इसको ऑस्ट्रिया को हराया, तो इसका सीधा लाभ इसको मिला। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया, जिससे काउंट काबूर की महत्ता जो है और बढ़ गई। और
काउंट काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। इधर मध्य इटली, जिस पर रोम पर जो पोप का अधिकार था, वहाँ पे उसके हस्तक्षेप जो थे पोप के रोम पे, उस पे आक्रमण के बाद उसको उसके चंगुल से छुड़ा लिया और दक्षिण अब रह गया दक्षिण इटली का हिस्सा। इधर उत्तरी इटली और मध्य इटली को काउंट काबूर ने फ्रांस की मदद से ये एकीकरण तो कर दिया। अब रह गया दक्षिण इटली। और उधर दक्षिण इटली में एक तीसरा चरण जो है, एक महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी, जो सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। इधर किसी को पता भी नहीं था कि गैरिबाल्डी जो है इटली के एकीकरण के कार्य में लगा हुआ है। जो गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था, मेजनी के विचारों से वो काफ़ी प्रभावित था। और जब ये रोम पर ऐसे ही इसका ये काउंट काबूर ने विजय नहीं हासिल कर लिया था। जब इधर से काउंट काबूर और इधर से दक्षिण से गैरिबाल्डी ने जब आक्रमण की योजना जब बनाई, तब वहीं पे सामना हुआ गैरिबाल्डी से, किसका? काउंट काबूर का। और जब युद्ध में जीत जाता है, कब? 1862 ईस्वी में। और जब वहीं पे काउंट काबूर और गैरिबाल्डी से उसकी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के बाद ये दोनों मिल करके युद्ध जीतते हैं। तो जब पता चलता है गैरिबाल्डी के बारे में ये सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल को, तो उसने दक्षिण इटली के शासक के रूप में गैरिबाल्डी को वहाँ का शासक बनने का ऑफर दिया, न्योता दिया। पर गैरिबाल्डी कि इस युद्ध के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, और एक क्या कहते हैं कि एक देशभक्त कह सकते हैं, एक देशभक्त का परिचय देते हुए उन्होंने उनके विक्टर इमैनुअल के प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया। बोला कि नहीं, हम यहाँ ये युद्ध जो जीत रहे, एकीकरण का कार्य कर रहे थे, यहाँ का शासक बनने के लिए नहीं, शासक आप रहिए, हम एक नाविक हैं, हम अपना कार्य कर दिए, बाकी का कार्य आपको करना है। उन्होंने इनके प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया। और दक्षिण का भी, यानी इस तरह से हम कहेंगे कि ये इटली के एकीकरण में आगे हम जोड़ेंगे इस कड़ी को, कब? जब जर्मनी का एकीकरण जो हुआ। अब इधर कुछ हिस्सा जो था इटली का, कुछ हिस्सा कुछ फ्रांस के भी कब्जे में था। तो जब हम जर्मनी का एकीकरण बताएंगे तो आपको उस वक्त इस भाग को जोड़ेंगे उसमें, क्योंकि उधर बिस्मार्क की जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था, जो एक सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो पार्ट 2 में। तो आपको यहाँ इटली के एकीकरण, अभी संपूर्ण इटली का एकीकरण नहीं हो पाया है। 1862 में ही काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है, और बाकी का कार्य जो है पूरा किया ये विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।